हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांतं सुदुर्लभम। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुंडली को देखकर किस प्रकार आप जान सकते हैं विवाह किस उम्र में और किस वर्ष में होगा। यह आप अपने स्वयं की कुंडली में भी देख सकते हैं और किसी मित्र और अपने परिवार में किसी बंधु की कुंडली में भी देखकर आप पता लगा सकते हैं। आज इस विषय को मैं बहुत आसानी से बताने का आपको प्रयास करूंगा, जिससे आप कुंडली देखकर स्वयं जान जाएंगे कि आपका विवाह कब होगा। जैसे कि आज के समय में युवक और युवतियां उच्च शिक्षा और अच्छे करियर बनाने के चक्कर में अधिक उम्र के हो जाने पर भी विवाह में काफ़ी विलंब कर देते हैं। साथ में उनके माता पिता भी असुरक्षा की भावनावश अपने बच्चों के अच्छे करियर और आत्मनिर्भर होने के लिए वो भी इसके लिए ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करते कि वो मैरिज करें। तो इस कारण विवाह में विलंब और लेट हो जाता है। और ज्योतिषीय दृष्टि से जब विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से वो जो आपके विवाह के योग आते रहेंगे और वो जाते रहेंगे, परंतु अगर आप उस योग में विवाह नहीं करते तो वो योग अपने आप टल जाता है। और वो योग जब टल जाएगा तो उससे विवाह में बहुत देर हो जाती है। तब उनके माता पिता को टेंशन होने लगती है कि बेटे की उम्र हो गई है, बेटी की उम्र हो गई है, 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 32 साल के हो गए, अभी तक कोई सुयोग्य रिश्ता नहीं आ रहा या कहीं पर बात नहीं बन रही, कई बार उनकी तरफ से नहीं बन रही। तो इस प्रकार के मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं, या यूँ कहिए कि 60% जो माता पिता के कॉल्स आते हैं उनमें उनका मुख्य प्रश्न यही होता है कि मेरे पुत्र के या पुत्री के विवाह में इतना विलंब क्यों हो रहा है। वैसे विवाह में देरी होने का एक कारण बच्चों की कुंडली में मांगलिक दोष होना भी होता है। जिनकी कुंडलियों में मांगलिक दोष होता है उनके विवाह के योग 27 वर्ष, 29, 31, 33, 35 व 37वें वर्ष में बनते हैं। विवाह के समय को जानने के लिए स्क्रीन पर जैसे मैंने ये कुंडली बनाई हुई है तो आपको देखनी होगी लग्न कुंडली, और गोचर में बन रहे ग्रहों की स्थिति को देखना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। ये जो भाव हैं ये हमेशा स्थिर रहते हैं। ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, ये हमेशा स्थिर रहेंगे। इसमें नंबर कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ 1 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, 1 से 12 कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्यतः है कि लग्न जो है, लग्न हमेशा यहीं पर रहेगा। द्वितीय भाव जो कि धन कुटुंब का स्थान है वो हमेशा यहीं पर रहेगा। और मान लीजिए सप्तम स्थान है तो इसे ही सप्तम स्थान माना जाएगा। यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकते हैं। उससे 7 खाने आगे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 खाना है, अर्थात इसे 7वां खाना, इसे विवाह स्थान कहते हैं। विवाह के लिए इसी घर का ही हम विचार करते हैं। अब आपका प्रश्न है मेरा विवाह कब होगा, तो सर्वप्रथम लग्न कुंडली में लग्न को देखा जाता है। लग्न में अगर कोई क्रूर ग्रह जैसे कि सूर्य, राहु, केतु, शनि अगर वो बैठे हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि, किसी भी ग्रह की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, तो वो अपने से सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान, विवाह स्थान को विकृत कर देंगे और इससे आपके विवाह में विलंब होगा। अब उसके बाद हम अध्ययन करेंगे दूसरे स्थान का। अब दूसरे घर को हम क्यों देखेंगे? दूसरा घर अर्थात कुटुंब का स्थान है। आप विवाह करते हैं, एक नए परिवार के साथ आपका संबंध होता है और आपका कुटुंब बढ़ता है। तो अब आप इसके अंदर आप नोट कर लेंगे इसके अंदर कौन सा नंबर है। मान लीजिए यहाँ 10 है, कुछ भी हो सकता है, 11 हो सकता है। तो मैंने आपकी असुविधा के लिए इस 10 नंबर, इस राशि पे आगे उसके ग्रह स्वामी को लिख दिया। मतलब मकर का, कुंभ का स्वामी शनि है। अगर यहीं पर 1 नंबर होता, 8 नंबर होता, मेष, वृश्चिक, तो इसके स्वामी होते मंगल। इसी प्रकार से 2, 7, वृश्चिक, तुला, इसके स्वामी होते शुक्र। तो इस प्रकार से हमें इस नंबर के हिसाब से द्वितीय घर को देखना है।
उसके बाद हम देखेंगे पंचम भाव को, पंचम की राशि को देखेंगे। यदि पंचम में कोई नीच शत्रु ग्रह या कोई अस्त ग्रह होकर बैठा हो तो ये पंचम भाव को कमजोर कर देंगे। फिर देखेंगे सप्तम भाव की स्थिति, इस घर पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर लग्न में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है या कोई और ग्रह है जिसकी पंचम से दृष्टि पड़ती हो, मान लीजिए राहु की पड़ रही हो, तो हमें देखना है इस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं। मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी वो विवाह को विलंब करते हैं, क्योंकि केतु की प्रकृति है पृथकता करना, सेपरेट करना, और शनि की जो प्रकृति है वो कार्य को विलंब करना। तो शनि अगर यहाँ पर बैठे होंगे तो विवाह में विलंब करेंगे। तो इसी तरह से हम देखेंगे कुंडली के, हम 11वें घर को भी देखेंगे। 11वें घर का मतलब है प्राप्ति स्थान, लाभ स्थान। तो इसलिए इस घर का भी पूर्णतया विश्लेषण करना जरूरी है कि यह घर, इसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इस पर किन ग्रहों की दृष्टि है। इसके बाद हम देखेंगे लग्न कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति। गुरु और शुक्र, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, गुरु विवाह कारक, ये नैसर्गिक ग्रह हैं। अगर आप कन्या का प्रश्न है कि मेरा विवाह कब होगा, तो उसके लिए गुरु कारक ग्रह हैं, और युवक के लिए शुक्र नैसर्गिक विवाह कारक ग्रह हैं। तो इन दो ग्रह की स्थिति भी देखना बहुत जरूरी है। इस कुंडली में धनु राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति है। हो सकता है यहाँ पर कोई और नंबर हो, 1 नंबर हो, 8 नंबर हो, तो इस स्थिति में यहाँ का लग्नेश कोई और होता, मान लीजिए मंगल होता। तो हमें ओवरऑल, कहने का मतलब है कि ओवरऑल हमें कुंडली में देखना है कि गुरु जहां भी बैठे हुए हैं उसकी स्थिति कैसी है, क्योंकि वो गुरु के आधार पर ही हम देखेंगे। अगर गुरु पीड़ित है, अस्त है, तो वो कन्या के विवाह के लिए ठीक नहीं है, वो कन्या के विवाह को विलंब कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर लड़के की कुंडली में शुक्र पीड़ित है या सूर्य के नजदीक होने के कारण वो अस्त है, तो इसके कारण भी लड़के के विवाह में डिले हो सकता है। क्या नहीं? तो अब उसके बाद अब हम देखेंगे गोचर ग्रह। गोचर ग्रह का मतलब है कि जो वर्तमान में ग्रह चल रहे हैं। मैंने गोचर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसका मैं लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके अंदर गुरु और शुक्र का भी को गोचर में देखा जाता है। ये भी विवाह के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए जाने जाते हैं। गोचर में आपको सर्वप्रथम गुरु को देखना है, साथ में शुक्र और सप्तम के स्वामी। मान लीजिए अभी वर्तमान में गुरु है, मीन राशि में है, तो ये लग्न में बैठे हुए हैं। ये एक प्रकार से अच्छी स्थिति है जो मैंने ये कुंडली उदाहरण के लिए ली है। अगर ये कहीं और होते, मान लीजिए 6ठे स्थान में बैठे होते या 8वें स्थान में बैठे होते, तो यह स्थिति गुरु के लिए अच्छी नहीं थी। इसी प्रकार से हमें शुक्र की स्थिति देखनी है, शुक्र कहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र भी अगर केंद्र स्थान में, त्रिकोण स्थान में, अर्थात 4 लग्न, 7वां घर, 10वां घर, ये है केंद्र के स्थान। पंचम घर, 9वां घर, ये है त्रिकोण के स्थान। अगर ऐसे शुभ स्थानों में बैठे हों तो यह विवाह के प्रबल योग बनाते हैं। उसके साथ हमें देखना है कि सप्तमेश, अर्थात जो कि सप्तम घर का जो मालिक है, जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर है, तो यहाँ का कन्या राशि हुई, कन्या राशि के मालिक बुध, उनकी सप्तमेश की दशा देखनी है। यदि उनकी दशा चल रही है, अगर अनुकूल दशा चल रही है, तो इसमें भी आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। गोचर में जब शनि और बृहस्पति की दृष्टि, इस गोचर में जब यदि बृहस्पति और शनि की दृष्टि या तो सप्तम स्थान में या लग्न स्थान में पड़े, तो भी विवाह के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा वैसे तो राहु ग्रह को पूर्व ग्रह माना जाता है, लेकिन यह देखने में आया है कि बली राहु ग्रह की दशा, अंतरदशा में भी विवाह के अति प्रबल योग बनते हैं। आशा करता हूं जो मैंने आपको वीडियो में बताया है वो आपको समझ आ गया होगा और इससे आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर पाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उचित रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।